क्या कर रहे थे? वही जो करते कहते और सुनते आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, और हम लोग कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 11th वेव। और वेव के बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं, उसके न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, लेकिन अब जो बाद के जो टॉपिक पढ़े हैं उसके हिसाब से हम लोग न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो नीट हो चाहे JEE हो, दोनों ही कंपटीशन में इनके क्वेश्चन वेव एंड ऑसिलेशन से आते ही रहते हैं। तो ज़रा ध्यान से, ड्राइव तो हमने करा दिया है, अब मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखें, समझे और करें। क्वेश्चन में लिखाने जा रहा हूँ। पहला जो टॉपिक करेंगे वेव में, हम लोगों ने ट्रैवलिंग वेव से तीन टॉपिक किया था। ट्रैवलिंग वेव व्हेन बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड, एक टॉपिक ये किया था। ट्रैवलिंग वेव व्हेन वन एंड इज़ फिक्स्ड, दूसरा टॉपिक किया था। और तीसरा क्या था? ट्रैवलिंग वेव व्हेन बोथ द एंड्स वेर ओपन, 3 टॉपिक किया था। तो उन तीनों में एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं ट्रैवलिंग वेव व्हेन बोथ द एंड्स वेयर फिक्स्ड, दोनों एंड फिक्स था तो। और जब वो हम लोग करने जाएंगे तो उसके फ्रीक्वेंसी निकालने के फार्मूले भी बता रखा है हमने, और वेलोसिटी निकालने का भी फार्मूला बता रखा है, ठीक है ना। और मोड ऑफ वाइब्रेशन भी बता रखा है। याद आ रहा है कुछ? अलीना सोच रही है क्या क्या था उसमें, याद ही नहीं आ रहा। एनीवे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ क्या था उसमें। वेलोसिटी ऑन अ वायर या रूप, वेलोसिटी का फॉर्मूला था T/m, ट्रांसवर्सल वेव के लिए T/m था, ठीक है। और मोड ऑफ वाइब्रेशन जो निकाला था हम लोग, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो निकाला था, उसका जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था, और लैम्डा इज इक्वल टू 2L के बराबर था, ठीक है ना। लैम्डा इज इक्वल टू 2L। और जब हम लोग न्यू निकालते हैं, अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो V/λ लेते हैं, और V का वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू तो ये नीचे आ जाएगा 1/2L, और वेलोसिटी का वैल्यू T/m। तो ये फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका है। ये है लेंथ ऑफ द रूप रॉड, ये है टेंशन तो जानते हैं, वही तो टेंशन है जिसकी वजह से इतनी गर्मी में हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। टेंशन नहीं होता तो पढ़ने थोड़ी आ रहे होते। ये है M, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ है, ये है। आगे चले हम लोग, इसमें जो है एक रिलेशन और हम बदल के दे रहे हैं, बना रहे हैं। क्या है वो? मास निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, या डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम लोग यहाँ पे एक नए, जो अभी नहीं किए थे वो हम कर रहे हैं, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। कितनी बात सुनी? जो भी रूप है, वायर है, उसका मास कितना है, वॉल्यूम कितना है, डेंसिटी कितना है। ये जो रूप है ये एक तरह का सिलेंड्रिकल बॉडी होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। और ये डेंसिटी, इसका डेंसिटी रो से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन हम लोग ये मास पर यूनिट लेंथ है, यानी कि जो लेंथ यहाँ इसका है 1 यूनिट का लेंगे, तो यहाँ h का वैल्यू 1 ले लेंगे, यहाँ 1 ले लेंगे, तो ये हमारा इस तरह से आएगा πr²ρ, ठीक है। रेडियस के टर्म में हम लोग का मास ये लिख देंगे। और अगर रेडियस नहीं दिया, वो डायमीटर दिया होगा, तो डायमीटर अगर होगा तो कैसे निकालेंगे? m का वैल्यू πd/2 का होल स्क्वायर इंटू रो। रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो कितना हो जाएगा? πd²ρ/4। कितनी बात सुन, ये मास का वैल्यू हो जाएगा। और इस मास का जब वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे
तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वो लिखने जा रहे हैं। न्यू इज इक्वल टू 1/2L रूट टी, और ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर रो अपॉन 4। ये रूट के अंदर ही है। कितनी बात समझ में आई? ये जो 4 है ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाने के बाद रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर निकल के आ जाएगा, और वो 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, वो 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा। डी स्क्वायर है, रूट से बाहर निकल जाएगा, तो जो फॉर्मूला आ जाएगा 1/DL रूट टी अपॉन पाई रो। ये भी एक फार्मूला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने का होता है इन टर्म ऑफ डेंसिटी। मास अगर नहीं दिया हो तो डेंसिटी के टर्म में ऐसे निकाल सकते हैं। कितनी बात समझ में आई? तो इसे नोट कर लिए, और अगला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ, और उससे मैं कराता हूँ। इन सारे फॉर्मूलों को यूज़ करके करना है, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन लिखा, ये क्या दे रखा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अ मेटल वायर ऑफ लीनियर मास डेंसिटी of 9.8 gram per meter is stretched with a tension of 10 kg weight into between two rigid supports 1 meter apart. The wire passes at its between the poles of a permanent magnet. It vibrates in resonance with carrying an alternate current of frequency nu. फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेट करंट। एक वायर है, इस तरह से है, इसका लेंथ दे रखा है 1 मीटर है, दोनों तरफ से फिक्स है, डेंसिटी दे रखा है, ये मास डेंसिटी इतना दे रखा है। तो हम लोग जो सॉल्यूशन लिखते चलते हैं, क्या दे रखा है, इसका लेंथ दे रखा है 1 मीटर, और डेंसिटी यानी कि रो दे रखा है 9.8 ग्राम पर मीटर। तो ये हमें यूनिट जो है मीटर में है लेंथ, लेकिन मास ग्राम में है। तो मास को केजी में करेंगे एसआई सिस्टम में, तो मास को केजी में करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9.8 10⁻³ kg पर मीटर। कितनी बात सुन में? तो ये डेंसिटी हो गया हमारा। और इसका जो लेंथ तो दे रखा है, इस पर जो एक टेंशन लगाया गया, यहाँ से एक टेंशन लगाते हैं। टेंशन मतलब यहाँ से जैसे एक लोड लगाएंगे, ठीक है ना। तो टेंशन लगाए तो इसका 10 kg वेट है, तो 10 kg वेट को हम लोग जी से मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, तो ये न्यूटन में आ जाएगा। इतना टेंशन हो जाता है। कितनी बात सुनी? जब भी केजी वेट होता है तो उसको जी से हम लोग जी के वैल्यू से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं। कितनी बात सुनी? आगे बोला गया कि इसके बीच से एक इस तरह से वायर जा रहा है, परमानेंट मैग्नेट रखा हुआ है, और एक करंट पास करा रहे हैं, ऑल्टरनेट करंट। वो एक ऑल्टरनेट करंट पास करा रहे हैं। जब ऑल्टरनेट करंट पास करा रहे हैं तो ऑल्टरनेट करंट बोलते ही ऑल्टरनेट, क्या मतलब? वो पर सेकेंड में उसका फ्रीक्वेंसी बदलता रहता है, यानी क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ होते रहता है। जैसे हमारे इंडिया में जो अल्टरनेट करंट यूज़ करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। कितनी बात? 220 वोल्टेज पे काम करता है हमारे डोमेस्टिक में। लेकिन यहाँ पे एक करंट जा रहा है, और उस करंट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी न्यू है, और उस फ्रीक्वेंसी से ये जो वायर का जो वाइब्रेट करेंगे तो इसकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी, उससे वो रेजोनेंट कर रहा है। रेजोनेंट का मतलब होता है कॉन्साइड, सिमेट्रिकल कॉन्साइड, या बिल्कुल एक जैसा होना, सिंक्रोनाइज्ड होना। यानी अगर इसका जितना फ्रीक्वेंसी होगा इस वायर का, उतना ही फ्रीक्वेंसी होगा उस अल्टरनेट करंट का, तब वो रेजोनेंस होगा। कितनी बात समझ में? तो इसका फ्रीक्वेंसी न्यू है, ये रेजोनेंट हो रहा उस वायर के फ्रीक्वेंसी से। तो हम लोग क्या करेंगे, उस वायर का फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और वही फ्रीक्वेंसी चूँकि वो रेजोनेंट हो रहा है अल्टरनेट करंट से, तो उस अल्टरनेट करंट की फ्रीक्वेंसी न्यू बता देंगे कि वही उसके बराबर होगा। कितनी बात समझ में आई? तो हम लोग न्यू निकालने जा रहे हैं, लेकिन ये अल्टरनेट करंट का है,
और हम लोग निकालेंगे न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द रो फिक्स्ड बाय बोथ एंड्स। कितनी बात समझ में आई? तो उसका जो फॉर्मूला है फॉर फ्रीक्वेंसी फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा? न्यू इज इक्वल टू 1/2 L √T/m है ना। ये फ्रीक्वेंसी होता हमारा फॉर्मूला है, बचपन से जानते हैं हम लोग, बचपन से जानते हैं। वाह कमाल ही हो गया, बचपन से कब से जान रहे हैं। 1/2 इंटू लेंथ ऑफ द वायर दे रखा है 1, लेंथ दे रखा 1 तो हमने 1 डाल दिया। टेंशन कितना दे रखा है इसका? बहुत टेंशन है फिजिक्स का, ठीक है ना। तो 98 है ये, जैसे हम लोग है ना इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था तो हम लोग 98 न्यूटन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर 9.8 से मल्टीप्लाई तो 98 हो गया टेंशन का। मास पर यूनिट लेंथ कितना वैल्यू दे रखा है ये? मास पर यूनिट 9.8 10⁻³ ठीक है, 9.8 10⁻³ ये दे रखा हमारा वैल्यू। कितनी बात सुन में? ये जो 10⁻³ है इसको चाहें तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये 98 है, इसे भी 98 करके 10⁻⁻4 कर लेते हैं। ये जो डेसिमल था 1/10 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो इसमें माइनस और बढ़ जाएगा एक। कितनी बात सुन में आई? और यहाँ 10⁻³ है, ये डिनोमिनेटर में है, नोमिनेटर में ले जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। कितनी बात सुन में आई? तो न्यू इज इक्वल टू 1/2 और ये होगा 98 से कैंसिल हो जाएगा, 10⁻4 आ जाएगा, इसका रूट आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 100। न्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू 100 और इसको 2 से काटेंगे तो 50, तो न्यू इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। और चूँकि ये रेजोनेंट हो रहा है ऑल्टरनेट करंट से, तो ऑल्टरनेट करंट का फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज होगा। कितनी बात सुन में? तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेट करंट इज, since it is resonating, since it is resonating with alternate current, so the frequency of alternate current is, the frequency of alternate current is also 50 हर्ट्ज। कितनी बात सुन में आई? कुछ समझ में आ रहा है? इसमें हम लोगों ने सिर्फ बेसिक फार्मूले लगाए हैं और थोड़ा सा यूनिट का कन्वर्जन देखा है कि किसी दूसरे यूनिट में था तो उसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, और साथ ही हम लोगों ने ऑल्टरनेट करंट के फ्रीक्वेंसी से इसको कंबाइन किया, दो अलग अलग टॉपिक को कंबाइन किया। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए इसे। ये हम लोग ले रहे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं और उसके बाद करते हैं इसमें क्या चीज़ नया है, अलग है, वो देखते हैं। द लेंथ ऑफ द सोनोमीटर वायर इज 0.75 मीटर and the density is 9 × 10⁻³ kg per meter cube. It can bear a stress of 8.1 10⁸ Newton per meter square without exceeding the elastic limit. What is the fundamental frequency that can be produced? ये यहाँ पे जो है स्ट्रेस दे रखा है, स्ट्रेस, ये जो इसके इलास्टिक लिमिट का जो है कितना स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हम लोगों ने किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, यंग्स मॉडुलस में, ठीक है ना। तो पहले हम लोग जो पॉइंट दे रखा उसे मैं करता, फिर बाकी उसको समझा रहा हूँ। क्या दे रखा? सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। लेंथ दे रखा 0.75 मीटर, बिल्कुल सही यूनिट में दे रखा है, और डेंसिटी रो दे रखा हमारा 9 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ये भी सही है, कोई ज़रूरत नहीं चेंज करने के लिए। और यहाँ पे जो स्ट्रेस दे रखा है, स्ट्रेस
वो है 8.1 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और निकालना हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी बात समझ में आई? आगे चलते हम लोग, क्या दे रखा है यहाँ पे एक चीज़, जैसे स्ट्रेस होता है, ठीक है ना। स्ट्रेस कैसे निकालते हैं? स्ट्रेस का फॉर्मूला था वहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, ये स्ट्रेस वैसा ही है जैसा कि प्रेशर होता है। प्रेशर का भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। कितनी बात में डायमेंशन याद रखिएगा, प्रेशर का भी स्ट्रेस का भी। एक डायमेंशन फॉर्मूला होता है, 11th क्लास में था, वंस अपॉन अ टाइम, यू आर ऑल्सो इन 11th क्लास, बट वी डिड नॉट स्टडी द डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आप लोग आए नहीं रेगुलर, तो वो डायमेंशन फॉर्मूला का कहानी रह गई, मगर बहुत अच्छा वो भी है, मगर थोड़ा तो पढ़ाया था आपको। एनीवे, ये फोर्स को हम लोग टेंशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स को टेंशन भी बोलते हैं। तो स्ट्रेस को हम लोग लिख सकते हैं टेंशन अपॉन एरिया। और अगर टेंशन निकालना हुआ तो टेंशन इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। ये हमारा टेंशन की जगह पे लिख सकते हैं। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले, आगे बताया क्या कि अगर हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला आता है फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी when both end is fixed, when both ends are fixed, ठीक है ना। अगर दोनों एंड फिक्स है तो क्या होगा? न्यू इज इक्वल टू 1/2L रूट T/m। ये होता टेंशन और ये होता मास पर यूनिट लेंथ। कितनी बात समझ में आई? आ रहा है ये? आगे बढ़ाएं, आगे चलते हैं अपने गली में, इधर साइड में देखते तो जगह है यहाँ पे, इधर कर रहे हैं हम लोग। टेंशन की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेस इनटू एरिया, और ये मास की जगह पे लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। लेकिन यहाँ पे होता है वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ये जो होता है मास पर यूनिट लेंथ लेते हैं, 1 यूनिट लेंथ का। तो इसका जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था πr²ρ, ठीक है ना, πr²ρ। तो हम लोग यहाँ चलते हैं और ये आ जाएगा हमारा न्यू इज इक्वल टू 1/2L, और ये टेंशन की जगह पे लिख देते हैं स्ट्रेस इनटू एरिया, और नीचे जो है मास की जगह पे लिखेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। कितनी बात सुन में? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास के बराबर हो गया। वॉल्यूम जो होता है 1/2L, और ये जो है ना स्ट्रेस इनटू एरिया, ऐसे ही रहेगा हमारा, और वॉल्यूम होगा एरिया इनटू डेंसिटी। एरिया क्यों खाली ले रहे हैं? क्योंकि वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम होता है ना πr²h, लेंथ लेते हैं, लेकिन पर यूनिट लेंथ पे 1 ही लेते हैं। अभी हम लोगों ने बताया था ना एच का वैल्यू 1 लेते हैं, तो सिर्फ एरिया ही रह जाता है, πr² ही रह जाता है, ठीक है। तो एरिया से ये एरिया कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 1/2L स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी। ये भी एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना, स्ट्रेस के टर्म में। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी, ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं इसको। ये वाला रिलेशन को मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं रही, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसमें यही हमें नया सीखना था, स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी टेंशन की जगह पे। अभी हमारा आ गया 1/2, लेंथ कितना दे रखा? 0.75 दे रखा, ये है ना ये, और ये जो है स्ट्रेस कितना दे रखा है? 8.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी दे रखा हमारा इसमें 9 × 10⁻3, 9 × 10⁻3। ये जो डेसिमल है इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो है ना 7 आ जाएगा, 10⁻7 हो जाएगा, डिवाइड करेगा ना ये नीचे आ जाएगा, तो 10⁻7 हो जाएगा, और ये 10⁻3 है, इससे जब डिवाइड करेंगे तो 10⁻4 बच जाएगा।
ऊपर बचेगा 81/9, 9 से 81 को डिवाइड करता 9, 9 इंटू 10⁴ बचेगा, ठीक है ना। तो ये न्यू इज इक्वल टू 1.5 और ये हो जाएगा रूट के अंदर 9 इंटू 10⁴। मैं एक बार लिख दिया इसको, और ये जो आ जाएगा 3 आएगा रूट लेके और 00 आएगा तो 300/1.5 आ जाएगा। कितनी बात सुन भाई, 0 को डेसिमल को हटा के ऊपर कर लेंगे, 15 2 200 हर्ट्ज। तो ये आ जाएगा हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज। लेकिन हमें ये तो निकाल ही लिया, इसमें जो मेन जो सीखना था हमें कि स्ट्रेस के टर्म में अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो स्ट्रेस को हम लोग जब सब चेंज करेंगे तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाता है। ये फार्मूला हमारा एक बन के आ जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। डायरेक्ट कंपटीशन में यूज़ कर सकते हैं, इतना तो हमने बताने के लिए कर दिया, लेकिन कंपटीशन में डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग जिस कुछ चीज़ें हैं उसके हिसाब से मैं अलग अलग उसको बता के दिखा रहा हूँ। नोट कर लिए, कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिए, क्या पता कल हो ना हो, क्योंकि हम लोग कल आगे चले जाएंगे ना, तो अगला टॉपिक करने लगेंगे, फिर अगले टॉपिक के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, पूछेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना, नोट कर लिए इसे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये करने जा रहे हैं, क्या दे रखा है ये, A stretch wire emits a fundamental note of 256 हर्ट्ज। एक वायर है, दोनों तरफ से स्ट्रेच है यानी कि बंधा हुआ है, और उसका एक फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 256 हर्ट्ज का होता है। कीपिंग द स्ट्रेचिंग फोर्स कांस्टेंट एंड रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ द वायर बाय 10 सेंटीमीटर। जो स्ट्रेचिंग फोर्स लग रहा है यानी जो टेंशन लग रहा है वो तो उतना ही है, लेकिन लेंथ में 10 सेंटीमीटर कम कर दिए। रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ वायर बाय 10 सेंटीमीटर, लेंथ में 10 सेंटीमीटर कम कर दिया। तो क्या हुआ, द फ्रीक्वेंसी बिकम 320 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ गया क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ जो ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। न्यू इज इक्वल टू 1/2L है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ घटा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, 320 हो गया। तो बताना है कि उस वायर का ओरिजिनल लेंथ कितना था, ठीक है, उसका ओरिजिनल लेंथ कितना था। तो सिर्फ लेंथ में चेंज हो रहा है, बाकी सब एज इट इज़ है। तो जैसे ये एक लेंथ है, वो ये ओरिजिनल लेंथ है, और सेकेंड केस में 10 सेंटीमीटर कम कर दिया गया। तो सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं, सिर्फ लेंथ में चेंज आ रहा है। तो इनिशियल जो फ्रीक्वेंसी है उसका ν1 256 हर्ट्ज, बाकी टेंशन मास पॉइंट लेंथ सब सेम है, सब सेम है। सिर्फ नया जो लेंथ है, पहले जो लेंथ था वो तो L था, पहले जो लेंथ है वो L है, लेकिन अब जो न्यू लेंथ हो रहा है वो 10 सेंटीमीटर कम हो गया। न्यू लेंथ इज इक्वल टू L डैश, और L डैश L माइनस 10 सेंटीमीटर में ले लिया हम लोगों ने, नया लेंथ 10 सेंटीमीटर कम कर दिया। इन फर्स्ट केस पहले में अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो क्या निकालेंगे, ν1 इज इक्वल टू 1/2L T/m, ठीक है। तो ये टेंशन में कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, वायर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ लेंथ में चेंज हो रहा है। कितनी बात सुन रही, ये 1/2 है, तो ये सारे टर्म्स एक दूसरे के साथ कांस्टेंट है, सिर्फ लेंथ में वेरी कर रहा है। तो यूँ कह सकते हैं कि ν1 न्यू इंटू L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कुछ बात समझ में आ रही है, L को इधर खींच दिया, बात समझ में आ रही है। तो ये 1/2 टेंशन उतनी ही है, मास होती है, तो ये सब फिक्स है, तो ये कांस्टेंट कर दिया। तो ये जो है न्यू इंटू L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ये। नाउ ν1 L1 इज इक्वल टू ν2 L2, ठीक है। कितनी बात सुनी। अगला भी हम लोग दूसरा केस लेंगे, जैसे ये फर्स्ट केस में लिया था ना, तो सेकंड केस में लेंगे तब भी वैसे ही होगा, न्यू इंटू लेंथ इज इक्वल टू, बाकी ये टेंशन होगा, मास होगा, ये 1/2 होगा, तो ये सब उतनी ही है, ये चेंज नहीं हो रहे, तो ये कांस्टेंट ही रहेंगे। कितनी बात समझ में, ऐसे समझ में आ रही है, दूसरे मेथड से कराऊँ।
पहले मैं इस मेथड से करा देता हूँ, फिर उसके बाद क्या होता है कि जब भी कोई फॉर्मूला दिया होता है उसमें कोई चीज़ को पता करना है और कोई एक टर्म या दो टर्म वैरी कर रहा है और वैसे बहुत सारे पैरामीटर्स उसमें हैं, वो सब चेंज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ एक या दो पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, तो उन दोनों पैरामीटर को जो एक रिलेशन है उसके साथ ले लेते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट करके हटा देते हैं, क्योंकि वो उस दूसरे केस में भी आएगा, तीसरे केस में भी आएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहाँ से ये फॉर्मूला बना लिया न्यू1 L1, क्योंकि लेंथ चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे न्यू2 जो है, जो दूसरा जो फ्रीक्वेंसी हो रहा है न्यू2 320 हर्ट्ज़ है। जब लेंथ को 10 सेंटीमीटर कम किया है तो अब जो फ्रीक्वेंसी हुआ है 320, तो न्यू2 हम लोग 320 लिख दे रहे हैं। कितनी बात सुनिए, आगे चले पीछे चलेंगे, तो ये जो न्यू1 है वो तो 256 है, L1 की जगह पे L लिख दिया। न्यू2 जो है 320 है और L2 की जगह पे L माइनस 10 सेंटीमीटर में लिख दिया। कितनी बात समझ में आई, आगे चले पीछे चले, इसको L अपॉन L माइनस 10 कर लेते हैं, 320 अपॉन 256 ऐसे कर लिया, इसको लेंथ के इधर ला लिया और ये फ्रीक्वेंसी को उधर ले गए। इसको कैंसिल करते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 6 जा 4 4 जा 4 8 जा और 16 4 जा 16 5 जा, तो 4/5 आ जाएगा ये। कितनी बात सुन रहे, तो 4L इज इक्वल टू 5L माइनस 50, ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये 4L हो जाएगा, ये 4L लिख दिया और इसको क्रॉस कर दो 5L माइनस 50 हो जाएगा। माइनस 50 को इधर लाएंगे, 4L को उधर ले जाएंगे, तो कितना जाएगा 50 इज इक्वल टू L। तो लेंथ जो है, पहले जो लेंथ है उसका ओरिजिनल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। द ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कितनी बात सुनी। एक तो तरीका हम लोगों ने ऐसे कर दिया, खाली लेंथ में फ्रीक्वेंसी में था, तो हम लोग कॉम्पिटिशन में इसको शॉर्ट में यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन में देखा फ्रीक्वेंसी चेंज पूछ रहा है या लेंथ खाली चेंज कर रहा है, तो उन दोनों का क्या रिलेशन है, ठीक है, वो ले लिया। एक तरीका और भी है, मैं स्टेप बाय स्टेप करके डिवाइड करके बनाऊँ, ये समझ में आ रहा तो ठीक है, या दूसरा मेथड से बताऊँ, समझ में आ रहा ना, ओके, समझदार बच्चे हैं। ये तो हम लोगों ने बताया कि L को इधर करके ये कांस्टेंट कर लिया, ये तो एक तरीका है। जो दूसरा तरीका उससे भी अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, ये मैं मिटा के बताता हूँ, ठीक है ना, मिटा देता हूँ यहाँ पे, वो भी आसान है। क्या बताया कि यहाँ पे जो है, अगर पहले केस का लेते हैं तो यहाँ पे न्यू1 L1 ले लेते हैं, बाकी सब पैरामीटर कांस्टेंट है, तो ये हो गया इक्वेशन 1। और ऐसे ही इन सेकेंड केस ले लेंगे, इन सेकेंड केस न्यू2 इज इक्वल टू 1/2L2 √T अपॉन m, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। कितनी बात सुन रहे। अब इसको क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। तो न्यू2 अपॉन न्यू1 जो है, ये देखिए जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो T/m कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये L1 जो है ना नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, तो L1 यहाँ चला जाएगा, L2 यहाँ हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में ना, तो जब डिवाइड करेंगे तो 1/2L अपॉन 1/2L1, तो ये 4 टर्म होता है, L1 ऊपर जाएगा, L2 नीचे रह जाएगा। इसका रेसिप्रोकल होगा, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होगा, न्यू2 यहाँ तो L2 यहाँ आएगा नीचे, न्यू1 यहाँ आया तो L1 उधर होगा। कितनी बात सुन में, इसका जो फ्रीक्वेंसी है, ये न्यू2 जो है ना 320 है और न्यू1 जो है ना 256 है, और ये L1 तो L ले लेते हैं, और ये L2 जो है ना इसमें 10 सेंटीमीटर कम किया गया है, ठीक है ना, बात समझ आ रही है, ये 10 सेंटीमीटर कम किया गया है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। इसको डिवाइड कर देंगे तो 5/4 हो जाएगा, पहले भी किया था हम लोगों ने उधर, 5/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4L इज इक्वल टू 5L माइनस 50, ये इधर कर लेंगे 50 इज इक्वल टू L,
तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था कि दो इक्वेशन बना के डिवाइड करके भी कर सकते हैं। कितनी बात समझ में? तो जो मेथड आपको इजी लगता है उससे आप लोग करें। कंपटीशन के लिए आप इसको याद करें, क्योंकि लेंथ में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में इतना ही रिलेशन है, न्यू1 न्यू2 न्यू1 इंटू L1 इज इक्वल टू न्यू2 इंटू L2, इतना ही याद करना, बाकी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसी से निकालना है। अगला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, अभी लिखा रहा हूँ इसको। ये नेक्स्ट सवाल हम लोग कर रहे हैं, क्या दे रखा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इन एन एक्सपेरिमेंट इट वॉज फाउंड दैट द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 3 लूप्स व्हेन 8 ग्राम इज प्लेस्ड ऑन द स्केल पैन। अगर हम लोग 8 ग्राम मास को लटकाते देते हैं, वज़न लगाते हैं, तो उस वक्त वो जो रोप है या जो वायर है वो 3 लूप में वाइब्रेट कर रहा है, 3 लूप्स बनाता है। What mass must be placed on the pan to make the string vibrate in 6 loops? कितना मास अब पैन में रखा जाए कि अब वो 6 लूप में वाइब्रेट करे। तो नंबर ऑफ लूप्स एंड मास, मास बोले तो वेट, वेट बोले तो टेंशन, कितना टेंशन, टेंशन में एंड नंबर ऑफ लूप में क्या रिलेशन है वो बताना है। ठीक है, आगे चलते हम लोग देखते हैं कि जो एन फिक्स था फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए, तो उसका डायग्राम कैसा था और क्या रिलेशन था। तो ये हम लोगों ने किया था। हम थोड़ा सा ऐसे ही फ्लैशबैक में जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। याद दिला दे कि उसने हमारे साथ क्या किया था, ठीक है ना, इसीलिए मुझे गुस्सा आएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जब था तो इसका ये डायग्राम था, और इसका जो है 1/2L T/m ये फॉर्मूला आ जाता था फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। या फिर हम लोग V/2L भी लिखते थे, याद तो होगा, V के जगह पे ही तो ये लिखा हम लोगों ने। कितनी बात सुन रहे? तो ये हम लोग लिखते हैं। अगर हमारा इसी रोप पे अगर ये सेकेंड मोड ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, तो 2 लूप बन गया। तो इसका हम लोग सेकेंड का बनाते थे, क्या आता था इसका 2 इंटू न्यू1, फंडामेंटल का डबल होता था, ऐसे हुआ है, देखिएगा रिलेशन में। तो ये जो न्यू1 था 1/2L T/m था ये। कितनी बात सुन में? तो ये 2 कहाँ पे आएगा? इसको अगर हम लोग हटा के लिखना चाहेंगे तो इसे लिखेंगे, ये तो 2 लिख दिया, और एक ही जगह पे लिखेंगे 1/2L √T/m। ये हम लोगों ने न्यू1 की जगह पे लिखा हम लोगों ने। या फिर 2V/2L ऐसे लिखेंगे, ये हम लोगों ने पीछे किया था। तो ये जो 2 यहाँ लिखा है ये नंबर ऑफ लूप्स बताता है, ये जो लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ लूप्स बता रहा है। कितनी बात समझ में आई? अगर इसी जगह पे 3 लूप बन रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये 3 लूप्स बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, न्यू3 इज इक्वल टू 3 न्यू1 के बराबर होगा ये। लेकिन ये न्यू1 कितना होगा? इसके बराबर होगा इन टर्म ऑफ टेंशन। कितनी बात सुन रही? तो अगर हम लोग जनरल अगर हम लोग फॉर्मूला बनाए जाते हैं नंबर ऑफ लूप्स के लिए फंडामेंटल से ऊपर चल के, तो क्या बताया, न्यू n इज इक्वल टू n/2L √T/m। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा। ये जो है ना नंबर ऑफ लूप n हो गया, n मोड ऑफ वाइब्रेशन लेंगे तो। कितनी बात सुन में आई? तो ये आप फॉर्मूले को नोट कर ले, क्योंकि ये हम लोगों ने वहाँ तो पढ़ा है बहुत सारी चीज़ें, मगर उसको हम लोगों ने इसको अब यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं, तो इसके हिसाब से हम लोग यूज़ करेंगे। कितनी बात सुन में आई? कि यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है वो नंबर ऑफ लूप्स बताता है, ठीक। और n लूप्स व्हेन बोथ ends are fixed, न्यू n is equal to n/2L T/m। यहाँ पे T जो है ना टेंशन है, यानी कि ये वेट फोर्स है एक तरह का। इसको हम लोग चाहें तो n/2L √mg
अपॉन ये m, ये मास पर लेंथ ऑफ द वायर है। ये m जो है मास पर लेंथ ऑफ द वायर होता है, और ये m मास कितना हैंग किया गया है और उस g से मल्टीप्लाई तो कितना वेट लगाया गया है। कितनी बात सुन में आई? आगे चले हम लोग। तो इसमें क्या बताया कि ये जो नंबर ऑफ लूप्स है ये n और ये t, तो इसमें क्या बताया, क्वेश्चन में क्या बताया कि जब 8 ग्राम हम लोग मास लगाते हैं या मास लटकाए हुए हैं तो उस वक्त जो लूप्स है वो 3 लूप्स है। हम लोग कितने मास को लटकाएं कि अब 6 लूप्स बने, तो हमें नंबर ऑफ लूप्स एंड वेट या टेंशन का रिलेशन देना है। कितनी बार, बाकी सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट है, सिर्फ नंबर ऑफ लूप्स एंड टेंशन का चेंज हम लोग देखना है। तो क्या बताया कि ये लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, मास पर लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, खाली ये टेंशन चेंज होगा तो नंबर ऑफ लूप्स कितने होंगे। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ लूप और टेंशन का रिलेशन लिखना हमें। आगे चले, अगर हम लोग इसको स्क्वायर कर दे तो क्या होगा, न्यू एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर 4l स्क्वायर, और ये रूट खत्म हो जाएगा t अपॉन m आ जाएगा। ये कितनी बात में, ये स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग, ठीक है ना। तो ये न्यू स्क्वायर होगा, न्यू एन स्क्वायर होगा, जितना भी नंबर ऑफ लूप्स हो उसका स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर ये एन स्क्वायर इधर राइट हैंड में 2 का 4 हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका रूट खत्म होगा t/m आ जाएगा। कितनी बात सुन में आ रहा है, कुछ समझ में? हाँ, ये एम है, मास कितना लटका रहे उसके हिसाब से। आगे चले, ये वाला सेक्शन मिटा देते हैं हम लोग। ये अब क्या बताया कि इस वाले क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ लूप्स एंड टेंशन का रिलेशन, बाकी ये जो नंबर ऑफ लूप्स है 4l स्क्वायर है, ये सब कांस्टेंट है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हियर n स्क्वायर t इज इक्वल टू न्यू n स्क्वायर इंटू 4l स्क्वायर m, ये आ गया इसका। ये देख रहे हैं, ये सब उधर ले गए हम लोग, और ये सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट है। ये नंबर ऑफ लूप्स के हिसाब से लेंथ भी फिक्स है, मास ऑफ द रोप भी फिक्स है, तो ये कांस्टेंट ले लेंगे। तो n स्क्वायर t इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हम लोग इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, खाली नंबर ऑफ लूप्स में चेंज करेंगे और टेंशन में चेंज करेंगे। कितनी बात सुन में आई? तो ये हमारा नंबर ऑफ लूप्स n का स्क्वायर और टेंशन में ये रिलेशन हो गया। नाउ यहाँ पे हम लोग करेंगे, नाउ n1 स्क्वायर t1 n2 स्क्वायर t2, ये हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया फॉर्मूले को यूज़ करना। पहले हम लोगों का नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, n1 कितना था, 3 लूप्स था, और टेंशन कितना था 3 लूप्स का, n का स्क्वायर कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, और टेंशन कितना था 8 इंटू जी, मास तो 8 ग्राम था और g से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी बात समझ में आई? और यहाँ पे हम चाहते हैं कितना लूप हो जाए, 6 लूप, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर लेंगे और ये टेंशन t2 निकालेंगे। ये कितनी बात समझ में आई? तो यहाँ नंबर ऑफ लूप्स ऑफ टेंशन का रिलेशन हो गया। ये हम लोग मिटा देगा क्वेश्चन को, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ाए हम लोग। तो ये जो है यहाँ पे जो टेंशन होगा या मास होगा, यहाँ में मास बताया कितना मास रखें, तो इसको भी हम लोग m इंटू जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 का स्क्वायर, ये 8 इंटू जी, और ये 6 का स्क्वायर इंटू m इंटू जी, तो g से ये g कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 3 का स्क्वायर 9 इंटू 8 अपॉन 36 इज इक्वल टू m। बात समझ रही है? ये जो है 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, नीचे चला गया 8, और ये m मास 9 4 ज़ा 4 2 ज़ा, यानी अब कितना मास रखना है 2 ग्राम। पहले 8 ग्राम रखा था,
तो जो नंबर ऑफ लूप्स थे वो 3 थे, अब हमें 6 लूप्स चाहिए, तो उसके लिए अब हमें मास सिर्फ 2 ग्राम रखने हैं, कम करने पड़ेंगे। कितनी बात सुनी? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है। जब प्रोडक्ट होते हैं ना तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जब प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग तो एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। तो जैसे इसमें नंबर ऑफ लूप्स बढ़ गया, 3 से 6 हो गया, तो ज़ाहिर है टेंशन यानी मास कम करना पड़ेगा, पहले जितना मास लगा था उससे कम करना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग चाहें तो लॉजिकली भी आप आंसर लगा सकते हैं। मान लो कंपटीशन में कैलकुलेशन करना है, और जैसे इससे पहले वाला हमने लेंथ में वाइब्रेशन में भी बनाया था, ठीक है ना। तो अगर उस तरह से करना तो कुछ कुछ रिलेशन के हिसाब से हम लोग उसे बनाते भी हैं। कंसेप्चुअल सवाल देख के भी कंसेप्ट बेस भी लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स बनाए तो टेंशन कम होना है, यानी मास कम लटकाना पड़ेगा। मास कम लटकाने का मतलब 8 ग्राम से कम हो। अब अगर 2-2, 3-3 मास दे दिया 8 ग्राम से कम तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर एक ही दिया हो तो बहुत आसान हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो और बाकी नहीं तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हम बना रहे हैं, उसी रिलेशन से छोटे छोटे फॉर्मूले हम लोग बना रहे हैं। कितनी बात सुनाई? ताकि कंपटीशन में ये इस सेक्शन से आ रहा तो ये रिलेशन, इस सेक्शन से आ रहा तो ये इस तरह से रिलेशन को यूज़ करना है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। लोग थक गए और गर्दन ऊपर नीचे दाएं बाएं हिलने लगा है, तो कोई बात नहीं, आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं। जो देखने वाले हैं देख रहे हैं और देख के आपको समझ में आ रहा हो कैसा लग रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो हमें भी बताइए कि आपको समझ में आ रहा है। और वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, तभी तो हमारे पास एक सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, तो पता चलेगा किसी को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है। वरना फिर सब्सक्राइब करोगे नहीं तो ऐसा लगेगा वो सुन के समझ लिया। तो 2 बातें हो सकती है, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या समझ में आ रहा मुझे पढ़ाया नहीं जा रहा। एनीवे, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो जी में है वो करिए। आपकी ज़िंदगी है, जैसे चाहो वैसे काटो, ठीक है। ओके।